नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं और 1 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 28 और 29 को अब आपका एग्ज़ाम होना है और आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और आपको पता चल चुका है कहाँ आपका सेंटर है। तो अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट करने काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम हल करते हैं। प्रैक्टिस सेट को हल करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है। पहला दोस्तों हमारा प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो इस महीने में सोमवारों की संख्या आपको बतानी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है, अगस्त की बात की जा रही है और अगस्त में अगर हम टोटल डेज़ की बात कर लें तो 31 डेज़ इसमें होते हैं और प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है 25 अगस्त को गुरुवार है। यानी अगर हम सोमवार की बात कर लें तो इसमें 3 दिन से पहले रहा होगा सोमवार, यानी 22 तारीख को सोमवार रहा होगा। अब कितने इसमें सोमवार रहेंगे इसकी बात कर लें तो 7 दिन का चूंकि गैप होता है तो अगला सोमवार हमारा 29 को पड़ेगा। इससे पहले की अगर हम सोमवार की बात करें तो 15 को पड़ेगा और उससे पहले 8 और उससे पहले 1, यानी 1 तारीख से हमारा अगस्त का महीना सोमवार से शुरू होगा। तो इसमें दिन दोस्तों कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 सोमवार दोस्तों हमारे इसमें पड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 जो दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन में दोस्तों 5 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। ऑप्शन है आपके दही, पनीर, तेल, मक्खन। तो इसमें दोस्तों तेल आपका जो शब्द है वो अन्य शब्दों से भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर तेल हमारा सही उत्तर, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही होगा। बाकी दोस्तों दही, पनीर और मक्खन ये जितने भी हैं ये सब दूध से निर्मित वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं। तेल इसमें से डिफरेंस है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, पटना, चेन्नई, रांची। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों पटना हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय शहर मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी आवासीय योजना है जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रमुख 6 शहरों में किया गया। उसमें दोस्तों अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई में ये किए गए हैं। तो इनमें दोस्तों पटना का नाम नहीं आता है, तो पटना यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसी कूट भाषा में ये दिया हुआ है, इसको ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ये जो दिया हुआ है आपको बताना है ये कैसे लिखा जाएगा। तो इसको दोस्तों अगर हम ऊपर PROUCTION यहाँ लिख लेते हैं, N और S। इसी के ठीक नीचे अगर हम इस वाले को लिखें तो ये दोस्तों हो जाएगा Q, फिर Q, P, C, V, E, U, H, यहाँ पर T लिख देते हैं। तो इसमें दोस्तों देखेंगे डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस देखेंगे इसमें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक प्लस किया गया है और यहाँ पर एक माइनस किया गया है। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्रम से अगर देखें तो इस तरीके से इसमें कुछ किया गया है। वही हाल यहाँ पर है, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है। इसमें दोस्तों लास्ट तक यही किया गया है और मिडिल वाला अक्षर
यानी सी और ई में यहाँ पर दोस्तों केवल 2 का डिफरेंस लिया गया है, यानी यहाँ पर +2 किया गया है। बाकी आप सब में देखेंगे +1 और माइनस, प्लस पहले में +1 और दूसरे में -1 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जब दोस्तों इसका हम निकालेंगे तो ये दिया हुआ है ORIENTAT, या नीचे लिख लेते हैं ION। अब इसमें करना क्या है, मिडिल वाला, टोटल 11 वर्ड हैं, 11 वर्ड में जो मिडिल वाला होगा यानी छठा जो हमारा वर्ड होगा उसमें 2 प्लस हो जाएंगे, यानी टी के ठीक नीचे जो आएगा वो उसमें 2 प्लस होगा। तो टी में जब हम 2 प्लस करेंगे तो ये वी हो जाएगा, वी में बदल जाएगा। और यहाँ पर +1 करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे, -1 करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों इनमें सब में ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ओ में +1 करेंगे पी आएगा, और आर में -1 करेंगे तो क्यू आएगा। इसी तरह से आई में +1 करेंगे तो जे आएगा, और ई में -1 करेंगे तो डी आएगा। इस तरह से दोस्तों जब हम करेंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा PQJDOVBSJNO, यानी ए ऑप्शन दोस्तों ये दिया हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों प्रश्न है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार से संबंध रखती है? तो निखिल रीता की माँ के पुत्र अर्थात रीता के भाई का इकलौता पुत्र है, अर्थात रीता निखिल की बुआ हो जाएगी। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, ढाका, दिल्ली, सैन जोस। तो कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है, जबकि बीजिंग जो दी हुई है वो चीन की राजधानी है। ढाका की बात करें तो बांग्लादेश की, और दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कितनी भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है? यानी नेपाल के साथ भारत की कितनी राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ये दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल 5 ऐसे दोस्तों देश हैं, राज्य हैं भारत के, कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर उन नामों की हम बात कर लें तो उत्तराखंड, अपना उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग यानी सार्क, इसमें दोस्तों 8 देशों का एक ऐसा समूह है जो संप्रभु, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारंपरिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करता है। इन सदस्य देशों की अगर हम बात कर लें तो इसमें दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका है। तो इस संगठन में म्यांमार दोस्तों नहीं आता है। तो यहाँ पर म्यांमार इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? तमिल, सिंहली, ग्रेट अंडमानी और मलयालम। तो केंद्र लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम हो जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी आधिकारिक भाषा मलयालम और इसके अलावा अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन है 530, 552, 550, 540। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 3 अक्टूबर, 2 नवंबर, 1 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता में जन्म लेने वाले रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, लखनऊ, औरंगाबाद, दिल्ली। तो औरंगाबाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित अजंता एलोरा की गुफाएं वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं और ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं में अधिकांश बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य विहार एवं चित्रकारी है, जबकि एलोरा की गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्प एवं चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा केरल। यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओणम केरल का दोस्तों एक प्रमुख त्यौहार है और यह उत्सव प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में राजा महाबली के स्वागत में आयोजित किया जाता है और लगातार 10 दिन तक यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, बुध, मंगल, चंद्रमा। तो इसमें पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह की अगर हम बात कर लें तो बुध आ जाता है, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। और यहीं पर अगर दोस्तों सबसे दूर का ग्रह पूछा जाए तो वरुण आ जाएगा। बुध सबसे नज़दीक और वरुण सबसे दूर का ग्रह आ जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 16 से 20 जो प्रश्न आएंगे वो आपके इस दिए हुए गद्यांश को पढ़कर आपको देने होंगे। ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे 16 से 20। तो आप इस गद्यांश को अच्छे तरह से पढ़ लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक कर आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आगे का पेज है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद अब आगे आपके क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, आपको उनका उत्तर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारा गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला गद्यांश पर आधारित हमारा प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? क्या कौन से तत्व हैं? आपको इसमें गद्यांश को पढ़कर आपको बताना है। धन और वैभव, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, आध्यात्मिक और उपासना, धन और सम्मान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। जब आप दोस्तों गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका इसका उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? भली भांति, निम्न, विधिवत, बिल्कुल।
तो इसमें दोस्तों नितांत का हो जाएगा बिल्कुल, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ये दोस्तों ऑप्शन है आपके सत्य पालन द्वारा, भाईचारे द्वारा, अहिंसा द्वारा और डी ऑप्शन में मौन पालन द्वारा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा द्वारा। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर लेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख। हमारा प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है आपके मानव जाति के विकास के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए और डी ऑप्शन है उत्तरोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए, यानी यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आप गद्यांश को पढ़ेंगे आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भाईचारा दोस्तों यहां पर होगा, परिश्रम और ज्ञान, आत्मीयता और संयुक्त, अहिंसा और प्रेम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा और प्रेम, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर गद्यांश के आधारित जो प्रश्न थे वो हो चुके हैं। अब आगे के प्रश्न आए। अब आगे के प्रश्न दोस्तों दिए गए ग्राफ पर आने वाले हैं प्रश्न। ये जो दोस्तों ग्राफ दिया हुआ है यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस ग्राफ को अच्छे तरह से देख सकते हैं। अब ये इसी पर आधारित आगे प्रश्न आपके आएंगे। तो ग्राफ पर आधारित दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2014-15 में कच्चे उनका उत्पादन वर्ष 2019-20 के उत्पादन का कितना रहा? पर उनका लिख गया दोस्तों, ऊन का उत्पादन यहां पर पूछा जा रहा है। यहां पर ऊन का उत्पादन पूछा जा रहा है क्योंकि ऊन से संबंधित ये हमारा ग्राफ है, ऊन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वर्ष 2014-15 में ये दोस्तों रहा और वर्ष 2019-20 में पूछा गया है, यानी 19-20 ये वाला दोस्तों पूछा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। वर्ष 14-15 में 51 मीट्रिक टन है, अभी आपने देखा, और 19-20 में 68 मीट्रिक टन है। तो अगर यहां पर हम x मान लें, यानी 68 का अगर x गुना हम मान लें और ये बराबर 51 का हो जाता है, तो इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो यहां से x का मान अगर हम निकालेंगे तो ये 51/68 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा और यही 3/4 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, कच्ची ऊन, यहाँ फिर से दोस्तों टाइपिंग है उनके लिख गया, यहाँ पर ऊन होगा। कच्ची ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष आपको बताना है। उच्चतम वृद्धि दर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो उच्चतम वृद्धि दर दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, यानी 2015-16 से 2016-17 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों सबसे हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पिछले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष के कच्चे उत्पादन का क्या रहा? तो यहाँ से आपको देखना है। तो पिछले 4 वर्ष का अगर हम निकाल लें तो फिर से ग्राफ देखते हैं। प्रथम 4 वर्ष यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये दोस्तों 4 वर्ष हैं, 56, 51, 53 और 65। तो पहले 4 वर्ष हो गए हमारे 56 + 51 + 53 + 65। इनको जब दोस्तों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225 मीट्रिक टन। और अंतिम 4 वर्षों के लिए अब कहा गया है, तो अंतिम 4 वर्षों के लिए अब हम देखेंगे 4 वर्ष इधर से दोस्तों 4 वर्ष जोड़ लिए जाएंगे। तो अंतिम 4 वर्ष का हो जाएगा 76 + 58 + 68 + 73। इसको जब दोस्तों जोड़ेंगे तो ये 275 आ जाएगा। यहां इधर लिख लेते हैं 275 आ जाएगा।
अब वृद्धि यहाँ से कितनी हुई दोस्तों, तो वृद्धि के लिए 275 से हम 225 माइनस कर देंगे तो ये 50 आ जाएगी। और प्रतिशत में पूछा गया है तो प्रतिशत में के लिए 225 से हम इसको भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये दोस्तों 22.2% आ जाएगी। 22.2% हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना रहा दोस्तों, ये दोस्तों हमने अभी निकाला। पहले 4 वर्ष का हमारा 225 आया था और अंतिम 4 वर्षों का 275 आया था। इनको जोड़ लेंगे और टोटल है 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 500/8 आ जाएगा। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये 62.5 मीट्रिक टन आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों हमारा फिर प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। 4 दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है। कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर को चूने का क्लोराइड या विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग कीटनाशक एजेंट के रूप में किया जाता है और घरेलू कार्य जैसे बाथरूम की सफाई, फर्श की सफाई, पानी की टंकी सफाई इत्यादि कामों में दोस्तों ये लाया जाता है। तो CaOCl2 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने 25 प्रश्नों को हल कराया है। आपको कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में आपको कितने आते थे और आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।